नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। बागेश्वर उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। पांचों प्रत्याशियों की राजनीतिक किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस में है मुख्य मुकाबला, जहां एक तरफ पार्वती दास है तो दूसरी तरफ बसंत कुमार है। तो गौरतलब है जिले में मतदान के लिए 172 मतदान केंद्र बनाए गए थे। साथ ही 15 पोलिंग स्टेशन संवेदनशील भी घोषित किए गए थे। विधानसभा क्षेत्र को 3 जोन में 28 सेक्टर में बांटा गया था। तो वहीं आपको बता दें कि 15 माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती भी की गई थी। चुनाव के लिए 168 वाहनों का इस्तेमाल किया गया। वहीं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर 834 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया था। मतदान के दौरान महिलाओं की सुविधा के लिए एक सखी बूथ भी बनाया गया और 5 आदर्श बूथ भी बनाए गए थे। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि बागेश्वर का जो उपचुनाव था उसके लिए वोटिंग कल यानी कि 5 सितंबर को संपन्न हो चुकी, जो कि सुबह 7 बजे से शुरू हुई थी और शाम 6 बजे तक चली है। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर है। पोलिंग बूथ पर मतदान शुरू होना है, तो हमारा सभी जगह लगभग मतदान स्टार्ट हो गया है। तो अभी 9 o'clock के जो 2 घंटे के मतदान की रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा कितना परसेंटेज अभी वोटिंग हुआ है। अभी कोई स्थिति आज सच नहीं है कि हमारा कोई भी कहीं पर भी किसी भी बूथ पर कोई इशू नहीं है। सब जगह फ्लॉलेसली मतदान अच्छे से चल रहा है और यहाँ इस वाले बूथ पर जिस पर मैंने दिया है तो काफ़ी अच्छा टर्नआउट है। अभी तक 7% के आसपास टर्नआउट है। लगभग 639 यहाँ पर वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। अभी तक हमारा लगभग 94 के आसपास वोटिंग हो चुका है। तो इस तरह अन्य बूथों पर भी होगा। तो एक बार ये 9 o'clock का जब रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा कि क्या टर्नआउट है। बाकी की स्थिति सामान्य है। कुछ वीवीपैट्स में मॉक पोल के दौरान कुछ खराबी हुई थी, उनको रिप्लेस कर दिया गया था। अब सभी जगह सूचना। तो आपको बता दें कि बागेश्वर में आमने सामने की टक्कर है, जहां बीजेपी से पार्वती दास है तो कांग्रेस से बसंत कुमार है। दोनों की आमने सामने की टक्कर है। साफ तौर से बता दें दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको बताते चले इससे पहले जो सीट थी वो बीजेपी के खाते में ही थी। बागेश्वर विधानसभा सीट का इतिहास, बागेश्वर विधानसभा सीट का इतिहास आपको बताते चले। सबसे पहले उत्तराखंड के सबसे पहले चुनाव 2002 में कांग्रेस की जीत हुई थी इस सीट पर और साल 2002 में चुनाव में कांग्रेस के राम प्रसाद टमटा ने ये चुनाव जीता था और बीजेपी के नारायण रामदास को 2177 मतों से मात दी थी। तो वहीं साल 2007 में बीजेपी से चंदन रामदास पहली बार बागेश्वर से विधानसभा सीट जीते। चंदन रामदास कांग्रेस प्रत्याशी रामदास को 5890 वोटों से हराए। साल 2012 में चुनाव में बीजेपी के चंदन रामदास फिर से चुनाव जीते और साथ ही कांग्रेस के राम प्रसाद टमटा को 1911 वोटों से हराया था। इसके बाद बात करें साल 2017 की, तो विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के चंदन रामदास जीते थे और चंदन रामदास ने कांग्रेस के बालकृष्ण को 14,567 वोटों से मात दी थी। साल 2022 में भी चुनाव में बीजेपी से चंदन रामदास ने लगातार जीत दर्ज की थी और चंदन रामदास ने कांग्रेस के रंजीत दास को 12,141 वोटों से हराया था। विधानसभा बागेश्वर में 188 बूथ बनाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 2023 के लिए बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव जिसमें 1,17,993 मतदाता हैं और बागेश्वर विधानसभा में 59,897 पुरुष मतदाता है, जिसमें से बागेश्वर विधानसभा में 58,076 महिला मतदाता हैं। तो आपको बताते चले जहां 3 जोन में 30 सेक्टर में बांटी गई है पूरी विधानसभा। ये अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें बागेश्वर में 80 साल से अधिक उम्र के 943 लोग हैं। बागेश्वर विधानसभा सीट आरक्षित सीट है, बागेश्वर जिले में आती है ये सीट और साथ ही उत्तराखंड का सबसे पहले चुनाव साल 2002 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। साल 2002 में कांग्रेस के राम प्रसाद टमटा ने ये चुनाव जीता था। तो ये पूरा बागेश्वर का इतिहास है। जब 2002 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, उसके बाद साल 2007 में बीजेपी के चंदन रामदास ने पहली बार अपनी जीत दर्ज की थी।
चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। जो उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। सुबह 11 बजे सदन शुरू होते ही पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास को सदन में मौजूद सभी सदस्यों ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि चंदन रामदास का निधन प्रदेश के लिए बड़ी क्षति है। जो भी काम वो बागेश्वर की जनता के लिए करना चाहते थे उनको पूरा किया जाएगा। और बता दें कि आज पहले दिन शोक के चलते प्रश्नकाल नहीं होगा। वहीं बुधवार को 6 सितंबर को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन में अनुपूरक बजट पेश करेंगे। तो आपको बताते चले, जहां मानसून सत्र शुरू हो गया है और साथ ही पहले दिन यानी कि प्रश्नकाल नहीं हुआ, कल और आज से प्रश्नकाल भी शुरू होगा। इसके साथ ही आपको बता दें वित्त मंत्री की तरफ से आज अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। तो आपको बताते चले, जहां सदन में यहां पर आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जिसको लेकर तमाम जो चर्चाएं हैं वो होंगी। जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे आदरणीय चंदन रामदास जी, जिनका पिछले दिनों निधन हुआ था, और उसके बाद विधानसभा सत्र आज प्रारंभ हुआ। नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, नेता बसपा और तमाम मंत्रिमंडल के सहयोगी और अन्य साथियों ने उनके किए गए कार्य, उनका क्षेत्र के प्रति प्रेम, जनता के प्रति लगाव और जो पिछड़ी, गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य तमाम समाज के लिए जो उन्होंने काम किए, उनकी सौम्यता, उनकी सरलता, उनका व्यवहार, उनका हंसमुख व्यवहार, ये सभी लोगों ने उनको याद किया। निश्चित रूप से पूरा सदन उनके निधन से बहुत दुखी है। सभी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और सबकी भावनाओं को माननीय अध्यक्ष जी को आग्रह किया कि उनकी भावनाएं उनके परिवार तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारे माननीय चंदन रामदास जी वर्तमान विधानसभा के सदस्य भी थे। ऐसे ही हमारे 2 बार के विधायक रहे कुंवर सिंह नेगी जी, जिनका निधन भी मई 2023 में हुआ, और जो वास्तव में एक जननेता थे। क्षेत्र के प्रति उन्होंने अनेकों कार्य किए, अधिवक्ता थे और एक कुशल राजनेता थे। उनके निधन पे भी सभी सदन के साथियों ने, तमाम लोगों ने, माननीय नेता सदन ने, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, नेता बसपा ने, मेरे समेत तमाम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया कि सभी सदन की जो संवेदना है, भावनाएं हैं, उनके परिवार तक पहुँचाने में। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। जो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सदन की कार्रवाई मात्र 3 दिन चलाए जाने पर निराशा व्यक्त की। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि इस सत्र से पूर्व 614 प्रश्न सदन के पटल पर रखने की बात कही गई थी, तो लेकिन मात्र 3 दिन में किस तरह या 614 प्रश्न पूरे हो सकेंगे या उन्हें समझ नहीं आ रहा। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर सवालों से बचकर भागने का ये बड़ा आरोप लगाया। यशपाल आर्य के अनुसार जिस तरह सत्र की अवधि मात्र 3 दिन रखी गई है, इससे सरकार की मंशा और नीयत साफ तौर पर नजर आ रही है। तो सीएम धामी के निर्देश पर एसआईटी कर रही है जांच। देहरादून में रजिस्ट्रार ऑफिस में जमीनों के दस्तावेजों से छेड़छाड़ मामले ने अब तूल पकड़ लिया, जहां पर भारी संख्या में एसएसपी कार्यालय पर अधिवक्ता पहुंचे, जहां पर पुलिस की कार्रवाई से नाराज अधिवक्ताओं ने एसएसपी ऑफिस का घेराव किया। रजिस्ट्रार कार्यालय में कागजों में अनियमितताएं सामने आने के बाद दून पुलिस ने नामी वकील केपी सिंह को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद एसआईटी मामले की जांच कर रही है। आज अधिवक्ता समाज जब एक भय और रोष जो दिन हमारे बीच में ज़्यादा हो चुका था, पुलिस द्वारा आए दिन अधिवक्ताओं का जो शोषण किया जा रहा था, कभी जांच के बहाने से,
कभी किसी और तरीके से अधिवक्ता को न्यायालय में कोर्ट ऑफिसर कहा गया है और पुलिस द्वारा ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कोई सब्जी ठेली वाला होगा। और इसी क्रम में आज हम माननीय एसएसपी साहब को ज्ञापन दिया और उनको बताया कि या तो पुलिस अपनी कार्यशैली सुधारे वरना अधिवक्ताओं को सड़क को निकलना पड़ेगा और उच्च अधिकारियों में हमें घंटाघर पे पुतले फूकने पड़ेंगे, उनका बहिष्कार करना पड़ेगा और ना ही हम न्यायालय परिसर में उनको जो हमारे कोर्ट मॉरियर और बाकी जो आते हैं। तो लक्सर कोतवाली और खानपुर थाना पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। एसएसपी के मुताबिक इस गैंग ने लक्सर सहित खानपुर और मंगलौर क्षेत्र के कई घरों में वारदातों को अंजाम दिया। लक्सर कोतवाली के खुलासे के मुताबिक हरिद्वार जिले के देहात क्षेत्र में लक्सर सहित मंगलौर और खानपुर में सापेरा गैंग सक्रिय चल रहा था, जिसने क्षेत्र में हत्या और लूट की वारदातों को अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के अलावपुर गांव में भी लूट और फायरिंग की एक घटना में एक नीटू नामक अभियुक्त गिरफ्तार किया जा चुका है, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। तो वक्त होगी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का पहला दिन दिवंगत मंत्री चंद्रराम दास को श्रद्धांजलि देने के साथ ही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। इसके साथ ही विपक्ष ने सत्र संपन्न होने के बाद आरोप लगाया कि राज्य सरकार विभिन्न मुद्दों पर बात करने से घबरा रही है, लिहाजा सत्र की अवधि को कम किया गया। कांग्रेस बुधवार को सदन में अतिक्रमण, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरेगी। तो आपको सत्र का आज पहला दिन था, जिसमें शोक सभा पढ़ी गई। शोक संदेश दिवंगत मंत्री चंद्रराम दास जी को दिया गया। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर जी हैं। आर जी, आज का पहला दिन तो संपन्न हुआ क्योंकि आज शोक सभा थी। विपक्ष के तर्कश में अब कल सरकार को घेरने के लिए क्या तीर है और क्या तैयारी है? देखिए, आपका चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है और जिस तरह से आज जो एजेंडा पेश किया गया है, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई थी कि समिति सदन की अवधि को बढ़ाया जाए और मैंने इस बात का भी जिक्र किया कि पिछले 2 वर्ष में 2022 और 2023 में मात्र 12 दिन ही कामकाज हो पाया सरकार और सदन चल पाया और जो माननीय विधायक हैं उनके जो प्रश्न हैं उनकी संख्या 600-500 रही है और प्रश्नकाल और सदन मात्र 3 दिन का 2 दिन का ये दिखाई देता है और सरकार नहीं चाहती कि सवालों के जवाब दो। सरकार सवालों से बचना चाहती है। आज पूरे प्रदेश में तांडव हो रहा है, पूरे प्रदेश में एक डर का वातावरण है। आर जी, अतिक्रमण को लेकर आप लोग चिंतित हैं कि अतिक्रमण में सबको एक तरीके से देखा जा रहा है, परंतु बीते दिनों जो बारिश आपदा से नुकसान हुआ उसमें ये भी एक बहुत बड़ी बात सामने आई कि लोगों ने नदी नालों को कब्जा कर रखा है, उस पर इंक्रोचमेंट है, जिस वजह से पानी अपने नेचुरल वेग में आ रहा है और नुकसान पहुंचा रहा है। तो क्या अतिक्रमण नहीं हटना चाहिए? नहीं, मेरा कहना है हम अतिक्रमण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से चर्चा होनी चाहिए चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के बाद ही समाधान होगा। समाधान तभी निकलेगा और सहमति भी बनेगी, लेकिन सरकार इसमें चर्चा नहीं कराना चाहती, बात नहीं करना चाहती है। एक फरमान जारी करती है, उसके बाद होता क्या है कि लोगों में दहशत पैदा की जाती है। तो हम चाहते हैं कि इसमें विस्तृत रूप से चर्चा हो। बेरोजगारी आज है, इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है। जो संविदा कर्मी हैं उनको आदेश दिए, फरमान जारी हुआ है कि इनको सबको नौकरी से इनको हटा दिया जाए, इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाए। तो ये कहाँ, सदन में नहीं बोलेंगे, सबसे बड़ी पंचायत है, यहाँ नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे हम? तो ये विषय है, इस पर हम कल भी इस विषय को उठाएंगे और हम चाहे। तो आपके नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर, जिन्होंने 2 बातों पर सरकार को घेरा है,
पहला ये कि अतिक्रमण के मसले पर सबकी सहमति के साथ काम नहीं हो रहा है, और दूसरा सत्र की जो अवधि है वो बेहद कम है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1। चलिए आगे बढ़ेंगे। जहां विधानसभा सत्र के पहले दिन लक्सर से बहुजन समाज पार्टी के विधायक मोहम्मद शहजाद ने प्रदेश भर में किए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर कटाक्ष किया। शहजाद के अनुसार ये सभी अतिक्रमण पक्षपातपूर्ण तरीके से ध्वस्त किए जा रहे, एक विशेष समुदाय को टारगेट कर मज़ारों को अवैध घोषित किया जा रहा और उन्हें गिराया जा रहा, जबकि रुड़की में नहर के किनारे कई मंदिर बनाए गए जो कि अवैध रूप से बने हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी नागरिकों को आश्वस्त किया कि सड़कों के किनारे राजकीय भूमि के अतिक्रमण हटाने के नाम पर सरकारी मशीनरी द्वारा किसी भी नागरिक का उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए और किसी के भी अवैध निर्माण की किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जिलाधिकारी ये सुनिश्चित करें कि किसी भी विभाग के द्वारा किसी भी नागरिक का उत्पीड़न ना हो। जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि किया गया निर्माण राजकीय भूमि में है और अवैध निर्माण को हटाया जाना अनावश्यक है, तब तक कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। परंतु वन भूमि में लैंड जिहाद के नाम पर किए गए अवैध कब्जों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। मैं समस्त राज्यवासियों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि सड़क के किनारे राजकीय भूमि में अतिक्रमण हटाने के नाम पर सरकारी मशीनरी द्वारा किसी भी प्रकार से नागरिकों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। किसी के भी वैध निर्माण में किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी विभाग द्वारा किसी भी नागरिक का उत्पीड़न न हो। जब तक यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि निर्माण राजकीय भूमि में है और अवैध निर्माण को हटाया जाना आवश्यक है, तब तक कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। परंतु वन भूमि में लैंड जिहाद के नाम पर जो प्रतीक खड़े कर दिए गए हैं, अवैध कब्जे कर दिए गए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन सामान्य स्थितियों में मैं फिर से सभी राज्यवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अतिक्रमण के नाम पर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा की मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस विधायकों ने धरने पर बैठक कर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का आरोप है सरकार सिर्फ बजट पास करने के लिए सत्र बुला रही है और कांग्रेस विधायकों ने सरकार को आपदा और अतिक्रमण के मुद्दे पर भी घेराव किया है। आज पहला दिन है और विपक्ष सत्र शुरू होने से पहले ही धरने पर बैठ गया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य अपने कांग्रेसी विधायकों ने साथियों के साथ बैठे हुए हैं। आर जी, आप लोग धरने पर बैठ गए, अभी सत्र शुरू नहीं हुआ है, क्या नाराजगी है, क्या मांग? देखिए, हम विपक्ष में हैं और हमारी भूमिका विपक्ष जो हमारा धर्म है उसको निभाने की है। आज पूरे प्रदेश की जनता विपक्ष की ओर टकटकी लगाकर देख रही है कि हमारे सवाल उठेंगे और सरकार उसका जवाब देगी। लेकिन जो देखने में आया है कि पिछले 2 वर्षों में 2022, 2023 जिस तरह से इन्होंने खाना पूर्ति की है, सदन में सिर्फ मात्र बजट पारित करना इनका उद्देश्य है। इन्हें जन सरोकारों से, जन मुद्दों से, कोई जनता से कोई वास्ता नहीं है। मात्र 12 दिन सत्र चला है 2 वर्षों में और आज फिर 3 दिन का सत्र इन्होंने आहूत किया है। कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि इसकी समयावधि बढ़ाई जाए क्योंकि कई विषय है। आज अतिक्रमण एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। अतिक्रमण। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।